डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत लीडरशिप स्टाइल्स नेतृत्व की शैलियाँ इस विषय को पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: मोटिवेशनल लीडरशिप स्टाइल, अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व शैली, पावर बेस्ड लीडरशिप स्टाइल, अधिकारात्मक नेतृत्व शैली, रिजल्ट बेस्ड लीडरशिप स्टाइल, परिणामात्मक नेतृत्व शैली। डिटर्मिनेंट्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल यानी नेतृत्व शैली के निर्धारक घटक। आज हम इन सभी विषयों के बारे में पढ़ेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल यानी कि नेतृत्व शैली। एक संगठन में एक नेता अपने अनुयायियों को, अपने अधीनस्थों को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि वो उसका अनुसरण करने लगते हैं और वो नेता अधीनस्थों के सहयोग से संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। एक प्रबंधक जिन पद्धतियों या जिन शैलियों द्वारा अधीनस्थों पर अपना प्रभाव स्थापित करता है उन्हें ही नेतृत्व की शैलियाँ कहा जाता है। एक नेता अपने कर्मचारियों को या एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। कभी वो उनके व्यवहार को सहयोग, डरा धमकाकर प्रभावित करता है, कभी वो उन्हें प्यार के साथ काम करने के लिए कहता है, कभी वो इन दोनों का एक मिश्रित तरीका अपनाता है। तो अनेक प्रकार से वो अपने जो अनुयायी होते हैं उनको प्रभावित करने का प्रयास करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा एक ही तरीका अपनाएगा। जैसी परिस्थिति होगी वो उसके अनुसार अपना सकता है, लेकिन जिस शैली का वो अधिकतर प्रयोग करता है, जिस पद्धति का वो अधिकतर प्रयोग करता है, वह उसकी नेतृत्व शैली बन जाती है। यदि वो ज़्यादातर डराता धमकाता है तो ये उसकी नेतृत्व शैली है कि वो इस प्रकार से कार्य करवाना चाहता है। यदि वो प्यार से सबसे काम लेना चाहता है, उनके व्यवहार को प्रभावित करना चाहता है, तो ये उसका स्टाइल है। इस प्रकार नेतृत्व शैली नेता द्वारा अपने अनुयायियों को के व्यवहार को प्रभावित करने का तरीका है। तो नेतृत्व शैली कई प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले हम मोटिवेशनल लीडरशिप स्टाइल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो मोटिवेशनल लीडरशिप स्टाइल है, ये आज हमारा जो टॉपिक है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक पॉजिटिव और एक हो सकता है नेगेटिव। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पॉजिटिव स्टाइल में एक नेता अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनके व्यवहार को मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देकर प्रभावित करने का प्रयास करता है। वो उन्हें कहता है कि यदि आप सहयोग करेंगे, कार्य में आप हेल्प करेंगे तो आपको या तो सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाएगी या प्रॉफिट का शेयर मिलेगा या आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस प्रकार से वो या तो सैलरी बोनस का तरीका अपनाता है या फिर उनकी प्रशंसा वगैरह करने का तरीका अपनाता है। तो इस प्रकार से वो पॉजिटिव तरीके से उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करता है, उनके साथ रिलेशनशिप बनाता है, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। तो एक नेता अपने अनुयायी या कर्मचारियों को संतुष्ट करते हुए कार्य करवाने का प्रयास करता है। इसमें कर्मचारियों के मोराल में उनके एक तरह से संतुष्ट होते हैं, वो उनको संतुष्टि मिलती है, उनके कॉन्फिडेंस में इंक्रीज होता है क्योंकि नेता उनके साथ, उन पर ट्रस्ट कर रहा है, उनके साथ मिलकर काम करवाना चाहता है। इसमें जो नेता होता है वो अपने अनुयायी पर बिलीव करता है, उस पर विश्वास करता है। और पॉजिटिव स्टाइल में कोई भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल या सुपरविज़न नहीं होता। इसी प्रकार जो नेगेटिव स्टाइल है वहाँ पे जैसा कि नाम से ही लग रहा है नेगेटिव, इसमें मौद्रिक और अमौद्रिक जो इंसेंटिव्स होते हैं उनको देने का प्रयास नहीं किया जाता, बल्कि डराया धमकाया जाता है, एक विपरीत व्यवहार किया जाता है। इसमें कर्मचारी को कहा जाता है कि यदि आप कार्य नहीं करेंगे तो आपको कार्य से हटा दिया जाएगा। फियर दिखाया जाता है, कार्य से हटाने का डर, वेतन में कटौती कर दी जाएगी, उन पर दबाव बनाया जाता है। कहा जाता है कि ये डेडलाइन है, आपको यहाँ तक काम करना है, अगर नहीं करेंगे तो आपकी एनुअल इंक्रीमेंट रोक दी जाएगी। उनको इस प्रकार से डराया धमकाया जाता है कि वो डर कर अपना काम करें।
इससे कर्मचारियों के जो नैतिक बल है उसमें कमी आती है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होता, उनका मनोबल गिरने लगता है, कर्मचारियों पर विश्वास नहीं किया जाता, ये माना जाता है कि वो कामचोर हैं, वो कार्य नहीं करेंगे, बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल और सुपरविजन रखा जाता है। तो जो नेगेटिव स्टाइल है, इट इज़ टोटली ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव स्टाइल। मोटिवेशन देनी है, लेकिन मोटिवेशनल लीडरशिप स्टाइल एक तो पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट करें कि मनोबल बढ़े और वो खुद काम करें, और एक है नेगेटिव स्टाइल जिसमें ये माना जाता है कि मोटिवेशन देनी है, बट विच टाइप ऑफ मोटिवेशन? नेगेटिव मोटिवेशन। तो इस प्रकार से ये मोटिवेशनल लीडरशिप स्टाइल दो प्रकार के हो सकते हैं। अब इसमें से कौन सी पद्धति अच्छी है? इसमें से पॉजिटिव स्टाइल बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। कर्मचारियों का जब मोराल बढ़ेगा तो वो खुद ब खुद अपना अच्छा कार्य करने के लिए, अपना 100% कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये पद्धति पॉजिटिव स्टाइल अच्छा माना जाता है काफ़ी सिचुएशंस में, क्योंकि इससे अपने ऑर्गेनाइजेशन में शांति होती है, कोई विद्रोह नहीं होता, कर्मचारी स्वयं काम करने लगते हैं। तो ये हमारा लीडरशिप स्टाइल है मोटिवेशनल। नाउ लेट्स डिस्कस पावर बेस्ड लीडरशिप स्टाइल। अब जैसा कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये 3 तरह के हैं जो हमारे पावर बेस्ड लीडरशिप स्टाइल है। एक है हमारा, सबसे पहले देखते हैं कि पावर बेस्ड होता क्या है। पावर बेस्ड लीडरशिप स्टाइल, जैसे कि यहाँ पे हमारा दिखाई दे रहा है कि ये अधिकारों के आधार पर निर्धारित केंद्रित शैली है। नेता का अधिकार, नेता के पास बहुत से अधिकार होते हैं। कहीं पर नेता अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, कहीं पर कुछ अधिकारों का प्रयोग करता है, और कहीं पर वो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करता। तो नेता के अधिकारों के आधार पर जो लीडरशिप स्टाइल बनता है वो ये 3 प्रकार का होता है। अब यहाँ पे हम सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करेंगे, अधिकारों में हम निर्णय शक्ति, कम्युनिकेशन, बहुत सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो पहला तरीका है वो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, यानी निरंकुश नेतृत्व शैली। इस शैली को एक और भी नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं लीडर सेंटर्ड स्टाइल। लीडर सेंटर्ड स्टाइल मीन्स सब कुछ सेंटर, फोकस लीडर के ऊपर ही है। सारे के सारे जो अधिकार हैं वो लीडर्स के पास, या मैनेजर्स कह सकते हैं हम, तो सारे के सारे अधिकार लीडर्स के पास होते हैं। बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल करता है, सारे केंद्रित सत्ता होती है, नियंत्रण रखता है, सबको देखता है कि कौन कब क्या कार्य कर रहा है। इसमें कम्युनिकेशन यानी कि संचार ऊपर से नीचे होता है, ऑर्डर आते हैं ऊपर से और उन्हें फॉलो करना पड़ता है। नेगेटिव मोटिवेशन, डरा धमकाकर काम लेना, आपकी जॉब चली जाएगी, सैलरी कम हो जाएगी या इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, देयर लॉट्स ऑफ वेज। तो मोटिवेशन नेगेटिव होती है। बहुत ही पुराना मैनेजमेंट स्टाइल है, लोग जो नेता होते हैं वो इसका काफ़ी प्रयोग करते हैं। सेंट्रलाइज्ड है, फास्टर डिसीजन मेकिंग होती, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो निर्णय लिए जाते हैं वो सब सेंटर में लिए जाते हैं, किसी से कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता और बस निर्णयों को लागू करवाने पर बल दिया जाता है। बेसिकली ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में जो नेता होता है वो सारा काम स्वयं करना चाहता है, सारे निर्णय स्वयं लेगा, सारा नीतियाँ स्वयं बनाएगा। तो इसमें जो अनुयायी होंगे, जो फॉलोअर्स होंगे, उससे एक औपचारिक संबंध, फॉर्मल रिलेशन रखा जाएगा और उनसे उतना ही बात की जाएगी जितनी आवश्यक हो। उनको बस काम सौंप दिया जाएगा, डेडलाइन दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि आप ये कार्य कर दो। तो ऑटोक्रेटिक एक निरंकुश लीडरशिप स्टाइल है, और जहाँ पर सिर्फ प्रोडक्शन पे या वर्क पे फोकस होता है, कर्मचारियों पर नहीं, वहाँ पर इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ निर्णय भी होते हैं। लाभ तो जैसे आपको मैंने बताया कि इसमें सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग है, तो बहुत ही क्विक डिसीजन लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं क्वांटिटी और क्वालिटी जो वर्क की होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि डरा धमका कर बहुत ऑब्जर्वेशन रखी जाती है वर्क के ऊपर। जो लेस एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं
उनके लिए ये पद्धति अच्छी रहती है, क्योंकि स्किल्ड नहीं है, खुद डिसीजन उतने अच्छे नहीं ले पाएंगे, तो इसीलिए कम शिक्षित कर्मचारियों के लिए ये आवश्यक होती है। और कहीं ना कहीं इसमें जो लीडर्स होते हैं, प्रबंधक होते हैं, उन्हें अपने काम से संतुष्टि मिलती है, क्योंकि वो सारा काम स्वयं करते हैं और अपने पास ही वो सारी सत्ता फोकस रखते हैं, सारे डिसीजन उनके होते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वही लेंगे, कुछ गलत हो गया तो भी और अच्छा हुआ तो भी। लेकिन इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये अच्छी नहीं रहती। कर्मचारी मोटिवेटेड नहीं होते, अभिप्रेरणा की कमी हो जाती है, कम उत्पादकता, धीरे धीरे जब मनोबल गिरता है कर्मचारियों का, तो वो प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं कर पाते। कर्मचारी इसका विरोध भी करते हैं, क्योंकि इसमें उनको कोई भी संतुष्टि नहीं मिलती, जस्ट उनको कार्य करना होता है, डिसीजन नहीं मिलते। तो इस प्रकार से ये पद्धति बहुत सारे लाभ हैं और बहुत सारे इसके दोष हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट पद्धति आती है वो है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। तो जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है उसमें क्या होता है, अब हम बात करते हैं इसकी। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल एक डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल है। इसके अंदर प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व शैली अपनाई जाती है। इसमें इसको समूह केंद्रित नेतृत्व शैली भी कहा जाता है। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, यह नेतृत्व शैली वह है जिसमें नेता कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले अपने अधीनस्थों से विचार विमर्श करता है। अधीनस्थों को महत्व दिया जाता है, अधीनस्थों को कार्य करने के लिए दिया जाता है, उनके सुझावों का आदर किया जाता है, उनको यह फील करवाया जाता है कि वो संस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं और संस्था के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से उनको अभिप्रेरित किया जाता है, पॉजिटिव मोटिवेशन दिया जाता है। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, जनतंत्रीय नेतृत्व शैली जिसे कहा जाता है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे इसमें कुछ अधिकार अपने फॉलोअर्स को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, कंट्रोल रखा जाता है बट बहुत ही माइल्ड, कम कंट्रोल रखा जाता है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ नियंत्रण करेंगे, नहीं तो वो स्वयं कार्य करेंगे। इसमें नेता अनुयायी को आदेश देता है, लेकिन जो अनुयायी होते हैं वो भी सुझाव दे सकते हैं। पॉजिटिव मोटिवेशन, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स देकर मोटिवेट किया जाता है। ये मॉडर्न स्टाइल है, आजकल ये अपनाया जाता है। और इसमें जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो डिसेंट्रलाइज हो जाती है, सभी निर्णय ले सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, निर्णयों में भागीदारी होती है कर्मचारियों की। तो इस प्रकार से जो प्रजातंत्रात्मक शैली है वो ऑटोक्रेटिक से बिल्कुल विपरीत है, उसमें एक डिफरेंट पैटर्न अपनाया जाता है। अब ये जो लीडरशिप स्टाइल है इसके भी कुछ लाभ हैं, जैसे अभी हमने बात की थी। इसमें कर्मचारियों का मनोबल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उनसे सुझाव लिए जाते हैं, उन्हें लगता है कि जो निर्णय वो लागू कर रहे हैं वो निर्णय उन्हीं के द्वारा लिए गए हैं, तो वो ज़्यादा दिल लगाकर काम करते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है। उत्पादकता बढ़ती है, क्योंकि वो नए नए तरीके खोज कर लाते हैं कि काम क्या कैसे करना है। लॉन्ग टर्म में वो बहुत एफिशिएंट हो जाते हैं, उन्हें डिसीजंस लेना भी आ जाता है, तो ज़्यादा कुशलता से काम करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है। इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं, कर्मचारी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, संस्था को अपना मानते हैं, ज़्यादा स्ट्राइक्स वगैरह नहीं होती। इसमें जो अगर संस्था में कोई परिवर्तन लाना है, चेंज लाना है, तो बड़ी इजीली आप चेंज ला सकते हैं, क्योंकि संस्था में लोग आपके साथ जुड़े हुए होते हैं और वो परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं। इसके अलावा आपकी इनोवेशंस बढ़ती हैं, रिसर्च बढ़ती है और रचनात्मक कार्य ज़्यादा होते हैं, संस्था का विकास और विस्तार ज़्यादा हो सकता है। तो डेमोक्रेटिक स्टाइल एक डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे मैं बता रही थी, इसको क्या कहा जाता है, मॉडर्न लीडरशिप स्टाइल। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज़ डिफरेंट देन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की कुछ कमियों की।
अच्छा है, लेकिन ये वहाँ अच्छा है जहाँ पर ज़्यादा एजुकेटेड एम्प्लॉई हों। अनएजुकेटेड एम्प्लॉई के लिए ये पद्धति अच्छी नहीं रहती। ये पद्धति वहाँ अच्छी रहती है जहाँ पर निर्णय लेने के लिए समय हो। अगर जल्दी जल्दी निर्णय लेने हैं तो सेंट्रलाइज्ड आपको निर्णय लेने पड़ेंगे, लेकिन निर्णय अगर टाइम है तो ये पद्धति अच्छी रहती है। इसके अलावा कई बार जो रोल्स हैं लोगों के वो क्लियर नहीं होते, कर्मचारियों को पता नहीं होता कि किसको क्या काम करना है। यदि रोल क्लैरिटी है तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल काफ़ी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि निर्णय थोड़े से डिले हो जाते हैं। जो प्रबंधक हैं वो अपना काम नीचे कर्मचारियों पे सौंप देते हैं, उनका उत्तरदायित्व कम हो जाता है, तो ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। तो ये पद्धति वहाँ पे बहुत अच्छी रहती है जहाँ पे समूह के जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, उनमें नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड लीडरशिप स्टाइल, विच इज़ फ्री रेन पावर बेस्ड लीडरशिप स्टाइल। हम अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें तो सारे के सारे ज़्यादातर अधिकार नीचे तक सौंप दिए जाते हैं। इसीलिए इसको इंडिविजुअल सेंटर्ड भी कहते हैं। इंडिविजुअल सेंटर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें व्यक्ति को बहुत महत्व दिया जाता है। प्रबंधक केवल नीतियां बनाता है और नीतियां भी अपने अनुयायियों के साथ मिलकर बनाता है, और अधिकतम काम अपने फॉलोअर्स के साथ उनके भरोसे छोड़ देता है। कर्मचारियों को कहता है कि आप स्वयं काम करें। इसमें वो कर्मचारियों पर विश्वास करता है और ये मानता है कि वो स्वयं बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जहाँ आवश्यकता हो सलाह दे दी जाती है, लेकिन ज़्यादातर काम बिल्कुल सौंप दिया जाता है। तो ये जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल था, ऑटोक्रेटिक स्टाइल से फ्री रेन बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि ऑटोक्रेटिक में जितना रोक लगाई जाती है, फ्री रेन में उतनी ही स्वतंत्रता दी जाती है। तो ये जो लीडरशिप स्टाइल है, इसके फीचर्स क्या हैं? इसमें ज़्यादातर अथॉरिटी फॉलोअर्स को दे देते हैं। सेल्फ कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। ये माना जाता है कि कर्मचारी स्वयं अच्छा काम करेंगे और खुद पर नियंत्रण रखेंगे। कम्युनिकेशन इज़ फ्री। कोई भी किसी से बात कर सकता है, एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से, नेता से भी बात की जा सकती है। मोटिवेशन बहुत हाई लेवल का होता है। इसमें प्रशंसा करके, रिवॉर्ड देके और ट्रेनिंग्स देकर, विकास की ट्रेनिंग देकर, इस प्रकार से उनको मोटिवेट किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा है, ये मॉडर्न मैनेजमेंट स्टाइल आधुनिक पद्धति है। कई ऑर्गेनाइजेशन आजकल इसको अपना रही हैं, बट इट इज़ नॉट एज पॉपुलर एज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। बहुत सारे जो प्रबंधक होते हैं उनका रोल कम हो जाता है इसमें, तो कहीं ना कहीं उतना पॉपुलर ये नहीं है। इसमें जो लीडर है वो डिसीजन मेकिंग सारी की सारी ही ज़्यादातर जो डिसीजन मेकिंग है वो अपने फॉलोअर्स को दे देता है, तो मिनिमम इंटरफेरेंस है इसमें। तो ये फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल है। एक्चुअली इसमें ये माना जाता है कि अधीनस्थ बहुत ही कुशल हैं और वो योग्य हैं, उत्साही हैं, स्वयं काम करना चाहते हैं। इसीलिए ये पद्धति इस प्रकार से होती है। बेसिकली हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन पढ़ चुके हैं, तो इसमें अधिकारों को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है, बिल्कुल उनका विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है। तो इसके भी कुछ लाभ हैं, जैसे कि सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि अधीनस्थों का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ जाता है, और वो स्वयं संस्था के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, स्वयं को संस्था का अंग मानने लगते हैं, संस्था के विकास और विस्तार में स्वयं सहयोग देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि संस्था का विस्तार होगा तो उनका स्वयं का विस्तार होगा। लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आती है कोऑर्डिनेशन में, समन्वय में कठिनाई। कर्मचारियों को कार्य दिया जाता है और ये देखना होता है कि वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्य को प्रभावित ना करे, अपना काम स्वयं समय पर पूरा कर ले, तो समन्वय में कठिनाई आती है। इसमें जो प्रबंध का पद होता है वो महत्वहीन हो जाता है, कहीं ना कहीं प्रबंधक का उतना रोल नहीं रह जाता। और ये पद्धति की एक बड़ी कमी ये है कि ये केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए, पढ़े लिखे जो हाईली स्किल्ड जैसे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स होते हैं, बहुत हाईली स्किल्ड लोगों के लिए ये पद्धति उपयुक्त रहती है। तो इसमें अनुयायियों पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 लीडरशिप स्टाइल हैं,
और ये डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल हैं। इनका एक फीचर ये भी है कि जो पावर बेस्ड लीडरशिप होती है, यहाँ से आपको पता चल रहा है, एक कन्फ्यूज़न आती है कि कौन सी पद्धति कहाँ पर उपयुक्त होगी। अब पावर बेस्ड लीडरशिप स्टाइल में जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लीडर जो है वो कम्युनिकेशन है, डिसीजन मेकिंग है, या सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ए को आदेश दिया, बी को आदेश दिया, सी को आदेश दिया। इस प्रकार से ये निरंकुश जो नेतृत्व शैली है उसमें सारा कम्युनिकेशन, सारे आदेश निर्देश सब एक ही लीडर की तरफ से नीचे की तरफ आ रहे हैं। दूसरी जो शैली होती है जनतंत्रीय शैली, उसमें लीडर सेंटर में है, सभी उससे बात कर सकते हैं, वो भी सबसे बात कर सकता है। वो ए से भी कर रहा है, बी से भी कर रहा है, बी ए से कर रहा है और ए डी से कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे सबको बात करने की, कम्युनिकेशन की, निर्णय लेने की, सुझाव मांगे जाते हैं। तो इस प्रकार से सारी स्वतंत्रता, सारी कम्युनिकेशन दो तरफ की होती है, दोहरा संदेश वहन होता है। और ये पद्धति, इस पद्धति में लीडर सेंटर में होता है। एक पद्धति जो है हमारी स्वतंत्र नेतृत्व शैली, अब यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि लीडर बिल्कुल यहाँ पे आ गया है और वो बाहर बैठा हुआ है और वो जस्ट ऑब्जर्व कर रहा है, जस्ट देख रहा है कि ये कैसे काम कर रहे हैं। ए बी सी डी जो 4 फॉलोअर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन वो उनका स्वयं कार्य चल रहा है। लीडर जो देख रहा है, एक वेंटेज पॉइंट पर बैठा है और वो जस्ट देख रहा है कि किस प्रकार से काम हो रहा है। तो ये फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल है जिसमें माना जाता है कि कर्मचारी स्वयं कार्य कर लेगा। तो ये इस प्रकार के लीडरशिप स्टाइल हैं अलग अलग। इसमें से सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है, तो ये डिपेंड करता है कि लीडर क्या सोचते हैं। प्रत्येक प्रबंधक अपने ज्ञान, व्यवहार और परिस्थितियों के अनुसार नेतृत्व शैलियों का प्रयोग करेगा। एक शैली सभी स्थितियों में उचित नहीं होगी। एक परिस्थिति में एक शैली अच्छी होगी, दूसरी परिस्थिति में दूसरी शैली अच्छी होगी, क्योंकि मानव का जो स्वभाव होता है उस पर ना तो ज़्यादा नियंत्रण किया जा सकता, ना ही उसे बिल्कुल फ्री छोड़ा जा सकता है। कोई बीच का रास्ता चाहिए। तो जो निरंकुश नेतृत्व शैली है इसमें बहुत कंट्रोल होता है और बहुत लंबे समय तक ये ज़्यादा प्रभावी नहीं रहती। जो ये वाली शैली है फ्री रेन, ये भी बहुत लंबे समय तक प्रभावी नहीं रहती, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता इसमें दी जाती है, डिसीजन मेकिंग में भी डिले हो जाता है इसमें। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों नेतृत्व शैली हैं ये उतनी उपयोगी नहीं रहती। सबसे उपयोगी जो लीडरशिप स्टाइल है वो है जनतंत्रीय, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब इस लीडरशिप स्टाइल में कर्मचारियों को एक बीच का रास्ता मिल जाता है। लीडर बिल्कुल बीच का रास्ता अपनाते हुए निर्णय लेने की अधिकार भी देता है, सुझाव भी मांगता है और मोटिवेशन भी दोनों तरह की देता है। तो ये शैली बहुत ही इफ़ेक्टिव मानी जाती है, जनतंत्रीय या डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। दिस इज़ द बेस्ट वन। सो अब बात करते हैं तीसरा जो हमारा टॉपिक है, रिजल्ट बेस्ड लीडरशिप स्टाइल, जिसको हम कहते हैं परिणामात्मक नेतृत्व शैली। अब सिंपल है कि इसमें दो तरह के परिणाम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक हमारा परिणाम हो सकता है प्रोडक्शन बढ़ाना, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, और एक हो सकता है मानवीय संबंध या मानव जो कर्मचारी होते हैं उनके साथ हमारा रिजल्ट है कि उनका व्यवहार ज़्यादा अच्छा हो। तो एम्प्लॉय ओरिएंटेड या प्रोडक्शन ओरिएंटेड हो सकती हैं। ये क्रियाओं के परिणाम पर ध्यान केंद्रित करती हैं, रिजल्ट क्या होगा। तो एक पद्धति जो एम्प्लॉय ओरिएंटेड है उसमें फॉलोअर्स पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और दूसरी में प्रोडक्शन टेक्निक्स पर या प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पर। तो क्रियाओं के परिणाम पर आधारित पद्धति। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल। तो एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल, इसमें कर्मचारियों के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। जो फॉलोअर्स होते हैं उन्हें बेस्ट माना जाता है, सबसे पहले माना जाता है। इसमें ये कहा जाता है कि कर्मचारी एकजुट होकर कार्य करें, उन्हें अभिप्रेरित किया जाता है, उनकी भावनाओं का आदर किया जाता है, समस्याओं का तुरंत समाधान कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की पद्धति में
कर्मचारी पर बल दिया जाता है, कर्मचारी पर फोकस किया जाता है, कर्मचारी की भावना पर ध्यान दे जाता है। जैसे मैंने बताया था, देयर आर टू वर्ड्स, सिंपैथी एंड एम्पैथी। तो एम्पैथेटिक बिहेवियर रखा जाता है, कर्मचारी के बारे में सोचा जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें एक एक करके हम इसकी बात करते हैं। एम्प्लॉय ओरिएंटेड में ह्यूमन वेलफेयर को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, इससे कर्मचारियों में संतुष्टि आती है। दीर्घ अवधि के लिए ये लाभदायक होती है क्योंकि इससे कर्मचारी संतुष्ट होकर कार्य करते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है, औद्योगिक शांति बढ़ी रहती है। इसे पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं, भागीदारी। इसमें कर्मचारी निर्णयों में भी भागीदारी करते हैं और कर्मचारी संतुष्ट होकर कार्य करते हैं। दूसरी हमारी जो पद्धति है प्रोडक्शन बेस्ड, इसमें फोकस किस पर होता है कि उत्पादन की नई नई कौन सी तकनीकें हैं उन्हें अपना लिया जाए, कर्मचारियों को हमेशा बिजी रखा जाए, उन्हें निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि संगठन के लक्ष्य प्राप्त हो जाएं, उत्पादन बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। इसमें मानवीय संबंधों पर ध्यान नहीं दिया जाता और इनमें फोकस होता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इससे कहीं ना कहीं कर्मचारियों में असंतुष्टि की भावना आती है और वो उनकी तरफ क्योंकि ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता तो इसीलिए असंतुष्टि की भावना आती है। एक सीमित समय तक ही उत्पादन की लागतों में कमी आती है, उसके बाद लागतें बढ़ भी सकती हैं क्योंकि कर्मचारी का मनोबल कम होता है और वो असंतुष्ट होते हैं। तो शॉर्ट टर्म में ही प्रोडक्शन ओरिएंटेड मेथड ज़्यादा अच्छा काम दे सकता है। इसे ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल भी कहा जाता है। तो ये परिणामात्मक की जो दोनों पद्धति हैं, इसमें से कर्मचारी प्रधान एम्प्लॉय ओरिएंटेड मेथड ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें एम्प्लॉय पर फोकस किया जाता है और लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छी रहती है। तो ये डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स थे। हमने अभी 3 मेथड्स किए हैं जो लीडरशिप के हैं। एक मोटिवेशन पर बेस्ड था, एक पावर पर बेस्ड था और एक रिजल्ट्स पर बेस्ड था। इनमें से कौन सा कब अच्छा रहेगा, इसको बहुत से घटक प्रभावित करते हैं, पर मेनली ये कहा जाता है कि हमें देखना है कि परिस्थिति सिचुएशन क्या है, नेता कैसे हैं, फॉलोअर्स कैसे हैं, उसी के बाद हम लीडरशिप स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस डिटर्मिनेंट्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स, यानी नेतृत्व शैली के निर्धारक घटक। हमें क्या चॉइस करनी है, हमें देखना है कि नेगेटिव, ऑटोक्रेटिक या प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टाइल अपनाएं या फिर पॉजिटिव, डेमोक्रेटिक एंड एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल अपनाएं। अब ये 2 डिफरेंट सिचुएशन हैं। कौन सी नेतृत्व शैली अच्छी रहेगी, इसको सबसे पहले प्रभावित करता है प्रबंध या नेता का स्वभाव। प्रबंधकों का स्वभाव कैसा है। कुछ कर्मचारी या कुछ नेता मानते हैं कि कर्मचारी कमज़ोर या लापरवाह होते हैं। ऐसे प्रबंधक ये फर्स्ट स्टाइल को प्रेफरेंस देंगे, नेगेटिव ऑटोक्रेटिक को, क्योंकि वो कर्मचारी पर विश्वास नहीं करते। दूसरी तरह के जो नेता होते हैं वो ये मानते हैं कि कर्मचारी बहुत ही कुशल हैं, योग्य हैं, भरोसेमंद हैं और वो स्वयं काम करना चाहते हैं। ऐसे नेता पॉजिटिव, डेमोक्रेटिक एंड एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल को प्रेफरेंस देंगे। तो प्रबंधक का स्वभाव कैसा है वो नेतृत्व शैली को प्रभावित करेगा। फिर आता है अनुयायियों का स्वभाव। अब कुछ अनुयायी होते हैं जिनका स्वभाव होता है काम करने का। कर्मचारी ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि स्वयं काम कर लें, संस्था की कोई समस्या है उसे सुलझा लें, संस्था को अपना अंग मानते हैं, ये मानते हैं कि संस्था का विकास ही अपना विकास है और औद्योगिक शांति बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे यदि सबॉर्डिनेट्स हैं, फॉलोअर्स हैं, तो वो पॉजिटिव, डेमोक्रेटिक, एम्प्लॉय ओरिएंटेड में बेस्ट काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देंगे। लेकिन यदि विपरीत स्वभाव वाले सबॉर्डिनेट्स हैं तो वहाँ पे नेगेटिव स्टाइल बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। तो यदि ये देखना हो कि कौन सी नेतृत्व शैली अपनाई जाए तो हमें ये भी देखना होगा कि अधीनस्थों का स्वभाव कैसा है। तो ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रबंधकों का स्वभाव और अधीनस्थों का स्वभाव। उसके बाद हमारा आता है
साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यदि संगठन का आकार बड़ा है तो प्रबंधक सारे अधिकार अपने पास नहीं रख सकता, उसे अधिकारों को अपने अधीनस्थों में बांटना होगा और नेतृत्व की शैली इस प्रकार की होने की संभावना ज़्यादा है, पॉजिटिव, डेमोक्रेटिक एंड एम्प्लॉय ओरिएंटेड। लेकिन यदि संस्था का आकार छोटा है तो सारे निर्णय प्रबंधक स्वयं ले सकता है, सारे अधिकार वो स्वयं अपने पास रख सकता है, तो नेगेटिव लीडरशिप स्टाइल वहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद फोर्थ जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो है कार्य की परिस्थितियाँ। यदि व्यापार वातावरण कैसा है, व्यावसायिक वातावरण कैसा है, ये भी मैटर करेगा। कार्य की परिस्थितियाँ कैसी हैं, क्या औद्योगिक शांति है, कार्यस्थान स्वच्छ वातावरण है, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, और नेतृत्व शैली इस पर भी निर्भर करेगी। यदि सारी परिस्थितियाँ अच्छी हैं और सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं तो पॉजिटिव लीडरशिप स्टाइल अच्छा रहेगा। यदि कार्य की परिस्थितियाँ उतनी उचित नहीं हैं तो नेगेटिव लीडरशिप स्टाइल अच्छा रोल प्ले करेगा, ज़्यादा रिजल्ट्स देगा। तो इस प्रकार से हमारी ये जो लीडरशिप स्टाइल है, नेतृत्व शैली है, ये निर्भर करेगी इन चारों घटकों पर, इन चारों डिटर्मिनेंट्स फैक्टर्स पर। नाउ एट द एंड ये जो टॉपिक हमने किया है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्रिटिकली इवैल्यूएट द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। क्वेश्चन आ सकता है कि विभिन्न लीडरशिप स्टाइल कौन कौन से होते हैं, तो आपको इसमें तीनों लिख कर आने हैं। पावर बेस्ड भी लिखना है, मोटिवेशनल भी, और आपका जो थर्ड था आप उसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा रिजल्ट बेस्ड लीडरशिप स्टाइल। उनके इवैल्यूएशन में आप थोड़े से लाभ देंगे, थोड़ी सी हानियाँ देंगे। तो क्रिटिकली इवैल्यूएट द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप क्वेश्चन में आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। फिर है ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ लीडरशिप स्टाइल। सभी एक्सप्लेन करेंगे लीडरशिप स्टाइल्स और फिर डिफरेंट फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स एक्सप्लेन करेंगे। Question number 3, what is the difference among various power-based leadership styles? Why is democratic leadership style deemed to be better? पावर बेस्ड हमने 3 पढ़े हैं, एक निरंकुश, एक प्रजातंत्रात्मक और एक है हमारा स्वतंत्र, फ्री रेन। उनका डिफरेंस बताना है। और डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बहुत अच्छा माना जाता है, उसका कारण बताना है। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से आप इनको डिटेल में स्टडी करें। फिर है रेफरेंसेस, कुछ बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। ये टेक्स्ट बुक है आपकी आर.के. सिंगला, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वी.के. गोयल पब्लिकेशन, वी.के. ग्लोबल पब्लिकेशंस। इसके अलावा पियर्सन पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टाइटल से ही है। हिमालय पब्लिकेशन की बुक है, टाटा मैकग्रा हिल की बुक है। तो देयर आर सो मैनी ऑप्शंस। आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए इन बुक्स को रेफ़र करें। तो आज के लिए हम इतना ही स्टडी करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।